और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश और शुरुआत हम महाराष्ट्र से कर रहे हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने ट्वीट कर मुंबई पुलिस से कहा है कि उनकी पुलिस सुरक्षा न बढ़ाई जाए। कुछ दिन पहले ही उन्हें Y+ सुरक्षा देने का फैसला किया गया था। उनके काफिले में ट्रैफिक क्लियरेंस व्हीकल को भी जोड़ा गया था, लेकिन अब उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि उन्हें ट्रैफिक क्लियरेंस व्हीकल उपलब्ध न करवाया जाए। यहाँ पर अमृता फडणवीस का ट्वीट भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं मुंबई की एक आम नागरिक हूं और इसी तरह रहना चाहती हूं। मैं मुंबई पुलिस से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूं कि मुझे ट्रैफिक क्लियरेंस पायलट व्हीकल न दे। मुंबई में ट्रैफिक की स्थिति निराशाजनक है, लेकिन मुझे यकीन है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की ओर से किए जा रहे इंफ्रा और विकास परियोजनाओं से हमें जल्द राहत मिलेगी। हम ये चाहते हैं कि सुरक्षा देने में कोताही न की जाए, उसमें कोई भेद न किया जाए। ठीक है, देवेंद्र जी ने कहा है कि ठाकरे परिवार की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, उनको भी सुरक्षा मिली हुई है। इसमें परिवार को लाना ही नहीं चाहिए। ये नेताओं की, देश के गंभीर व्यक्तियों की एक सुरक्षा का सवाल है। इसमें मैं नहीं समझता राजनीति करनी चाहिए। यदि जिसे भी जरूरत हो उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए। यही कानून व्यवस्था का एक हल होता है, यही कानून व्यवस्था पर विश्वास को मजबूत करने का एक माध्यम होता है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सोहित मिश्रा। सोहित, यहाँ पर ये भी मैं समझना चाहूंगी कि क्योंकि अमृता फडणवीस जो हैं वो उप मुख्यमंत्री की पत्नी हैं और इस तरह से कई बार जब सुरक्षा दी जाती है तो ये देखा जाता है, असेस किया जाता है बाकायदा कि किसको सुरक्षा की जरूरत है और किसको सुरक्षा की जरूरत नहीं, और उसके बाद ही इतने बड़े फैसले जो हैं वो लिए जाते हैं। ऐसे में इसे किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि राजनीति भले ही इस पर हो लेकिन ये मामला बेहद गंभीर होता है। बिल्कुल, देखिए अदिति, ये जो सुरक्षा दिया जाता है ये होम डिपार्टमेंट की ओर से कई सारे चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि कितना खतरा है और उनका क्या रिलेशन है। और जिस तरह से कहा गया, अभी हमने आनंद दुबे जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं उनको भी सुना, इस तरह की सुरक्षा ठाकरे परिवार में भी कई लोगों को दी गई है, जिसका जिक्र देवेंद्र फडणवीस ने एक अखबार से बात करते हुए किया था। तो इसी तरह से सुरक्षा अमृता फडणवीस को दिया गया है। अमृता फडणवीस देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ गृह मंत्री हैं। लेकिन अब जिस तरह से अमृता फडणवीस ने ट्वीट किया, उन्होंने इसमें ये कहा है कि जो ट्रैफिक क्लियरेंस होती है, हालांकि इससे पहले वो कहते रहे हैं कि ट्रैफिक का जो एक मुद्दा है वो मुंबई के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। उनका एक ट्वीट आपको याद होगा, एक बयान भी काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रैफिक की वजह से जो डिवोर्स रेट्स हैं वो बढ़ रही हैं, और ऐसे में अगर वो खुद ये सुरक्षा ले लेती जिसकी वजह से ट्रैफिक होता है तो उनको भी पता था कि इसका असर उनके ऊपर आता है, उनके ऊपर कई सारे आलोचनाएं की जाती। इसलिए अमृता फडणवीस ने खुद कहा कि उन्हें ये जो ट्रैफिक क्लियरेंस है वो नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें करने से पहले होम डिपार्टमेंट की ओर से कई सारी चीज़ों का आकलन किया जाता है कि क्या कोई खतरा है या कोई सुरक्षा की कमी कहीं ना रह जाए। और आप देखें कि पिछले कई दिनों में कई लोगों को दिया गया, कई लोगों की सुरक्षा कम भी की गई है। कई सारे ऐसे विपक्ष के नेता हैं जिनकी सुरक्षा कम की गई है। एकनाथ शिंदे के जो 41 विधायक हैं, 10 सांसद हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। हाल ही में सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, अनुपम खेर हो, इनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। और इस सबके बीच में अमृता फडणवीस की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। अमृता फडणवीस को लेकर ये जो मुद्दा है वो लाइमलाइट में इसलिए भी आया है क्योंकि वो देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है और देवेंद्र फडणवीस मौजूदा गृह मंत्री हैं। तो एक तरीके से इसे ऐसा भी देखा जा रहा था कि जो गृह मंत्री हैं वो खुद अपनी पत्नी को ये सुरक्षा दे रहे हैं। हालांकि इसके लिए एक होम डिपार्टमेंट की एक अलग से टीम बैठती है जो ये सुरक्षा देती है और उसके आधार पर यह फैसला लिया गया। लेकिन अब कल अमृता फडणवीस ने खुद ट्वीट करके कहा कि उन्हें इसकी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, कम से कम ट्रैफिक क्लियरेंस की तो ज़रूरत नहीं है। इस सब के बीच अब शिवसेना की ओर से कहना है कि आप अमृता फडणवीस को सुरक्षा दीजिए, लेकिन ऐसे कई जो विपक्ष के नेता हैं जिनकी सुरक्षा वापस ली गई है उसे भी एक बार फिर से रिव्यू कीजिए, उन्हें भी सुरक्षा दीजिए, क्योंकि वो भी कई जगहों पर जाते रहते हैं। तो अब ये एक नया मुद्दा है जिसमें एक तरीके से विरोध तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन अमृता फडणवीस के जरिए अपने नेताओं के लिए भी मांग की जा रही है। अदिति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोहित इस मामले को समझाने के लिए। तो हाल ही में हमने देखा जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो जो विपक्षी पार्टी हो गई अचानक से, जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके जो विधायक थे उनकी जो सुरक्षा है वो वापस ले ली गई। उसमें से कुछ मंत्री भी थे, तो ऐसे में उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी कि ये गलत किया है हमारी सुरक्षा के साथ। लेकिन अब अमृता फडणवीस के बहाने इस मुद्दे को एक बार फिर से उठा रहे हैं।
और 1.5 लाख करोड़ का फॉक्सकॉन वेदांता और 22 करोड़ का टाटा एयरबस का जो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो महाराष्ट्र के हाथ से निकलकर गुजरात चले गए। इस बात को लेकर भी महाराष्ट्र सरकार को घेरा जा रहा है। इनको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र में विपक्ष शिंदे सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रही है और इसी बीच वो खत भी सामने आया है जिससे पता चलता है कि टाटा सन्स के चेयरमैन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच महाराष्ट्र में निवेश को लेकर बातचीत हुई थी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबस प्रोजेक्ट की आधारशिला रख दी गई। यहां C-295 मिलिट्री विमान बना करेंगे, लेकिन ये सौदा महाराष्ट्र की झोली से क्यों निकला, इस पर सियासत तेज है। अब सामने आया है टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन का 19 अक्टूबर का लिखा वो खत, जिसमें उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भरोसा दिलाया था कि वो विदर्भ में निवेश के अवसर देखेंगे। चंद्रशेखरन ने अपने जवाबी खत में लिखा, मैंने आपके पत्र में टाटा समूह के लिए नागपुर में विभिन्न व्यावसायिक अवसरों के बारे में जानकारी देखी है। मैंने उन क्षेत्रों में SEZ और गैर SEZ दोनों भूमि की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया है, जो सड़क, रेल और वायु मार्ग से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। हमारी टीम निश्चित रूप से विदर्भ आर्थिक विकास परिषद के सदस्यों के संपर्क में रहेगी, क्योंकि हम पूरे समूह में निवेश के नए अवसरों का मूल्यांकन कर रहे हैं। मैं आपसे मिलने को तत्पर हूँ। 7 अक्टूबर को बुनियादी ढांचे, भूमि की उपलब्धता और कनेक्टिविटी जैसे ताकत का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक पत्र लिखा था और नागपुर और उसके आसपास टाटा समूह से निवेश की मांग की थी। लेकिन टाटा का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गुजरात चला गया। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा कि गुजरात के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र पर हमले किए जा रहे हैं। उधर राज्य की शिंदे सरकार ने अब बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को लेकर श्वेत पत्र जारी करने का फैसला किया है। वेदांता फॉक्सकॉन असेल, एयरबस असेल, सैफरन असेल। वेदांत, फॉक्सकॉन, एयरबेस जैसे अन्य उद्योग की असली जानकारी महाराष्ट्र के सामने लाने के लिए हम अगले 1 महीने में सारी परियोजनाओं के लिए श्वेत पत्र लाने वाले हैं। या सगळ्या प्रकल्पांच्या बाबतची एक श्वेतपत्रिका जाहीर करणार आहोत। देवेंद्र फडणवीस ने विवाद के बीच दावा किया कि परियोजना को महाराष्ट्र से ले जाने का फैसला उस समय लिया गया जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। प्रकल्प एक प्रकार से महाराष्ट्र को बदनाम करने का षड्यंत्र महाविकास आघाड़ी के लोग कर रहे हैं। कुछ फेक नैरेटिव्स तैयार किए जा रहे हैं। फॉक्सकॉन का हो या एयरबस का हो, मैं इस बारे में सारे कागजात लेकर यहां पर आया हूं कि ये कब गए हैं, पेपर की न्यूज लाया हूं। जो प्रकल्प मार्च 21 में ही गुजरात चला गया, जिस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की MVA की सरकार थी, 2 साल में महाराष्ट्र को नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हम फिर बनाएंगे। आज भी महाराष्ट्र आगे ही है। थोड़े नंबर्स में हम पिछले 2 साल में पिछड़ गए, लेकिन उसको फिर एक बार नंबर 1 पर ले जाने का संकल्प हमने किया है। उप मुख्यमंत्री के आरोप पर फौरन विपक्ष का जवाब भी आया। देवेंद्र फडणवीस कल झूठ बोले कि फॉक्सकॉन के संदर्भ में सुभाष देसाई क्या बोले थे, लेकिन फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट इन्हीं के कार्यकाल में आया और इन्हीं के कार्यकाल में चला गया। वेदांता फॉक्सकॉन ये सेमीकंडक्टर ब्लू चिप बनाने वाली कंपनी है। सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के हाथ से क्यों जा रहे हैं? क्या प्रदेश की राजनीतिक और अनिश्चितता इसका मुख्य कारण है, या गुजरात में आने वाला चुनाव फिलहाल प्राथमिकता है? अटकलें और सियासत तेज है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और अब हिमाचल प्रदेश के चुनाव की बात करते हैं, जहां पर 12 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। शिमला ग्रामीण सीट स्थानीय राज घराने के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। यहां से हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे 33 साल के राजा विक्रमादित्य कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। बीजेपी लगातार विक्रमादित्य और उनकी मां प्रतिभा सिंह को लेकर परिवारवाद का आरोप लगा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने जब हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला से बातचीत की तो उन्होंने तमाम आरोपों पर पलटवार किया है। वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। हम इस वक्त शिमला ग्रामीण में हैं और हम इस वक्त कैंपेन ट्रेल में हैं विक्रमादित्य सिंह जी के। विक्रमादित्य सिंह जी यहाँ से विधायक भी हैं और दिवंगत वीरभद्र सिंह जी के बेटे हैं और अब राजा भी हैं। सर, जयराम ठाकुर साहब से
मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हो रही थी, इंटरव्यू किया, वो बोल रहे थे कि इस बार रिवाज बदल देंगे, राज नहीं बदलेंगे, कुछ हो जाए हम वापस से जीतने जा रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, वो जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उनको प्रदेश की वास्तविकता से, मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो बिल्कुल वास्तविकता से बिल्कुल भिन्न है। प्रदेश में धरातल पे क्या हो रहा है, कर्मचारी क्या बोल रहा है, बागवान किसान क्या बोल रहा है, युवा क्या बोल रहा है, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी के खुफिया तंत्र बिल्कुल फेल हो चुके हैं। प्रदेश में एक ज़बरदस्त अंडर करंट जो है वो इस सरकार के खिलाफ है, क्योंकि ये सरकार हर वर्ग की आवाज़ को उठाने में पूरी तरीके से विफल हुई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूँगा उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट। उन्होंने आज से 5 साल पहले कहा था कि मेरा ड्रीम है कि मैं मंडी में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना चाहता हूँ। 5 साल हो गए, अभी तक उस मंडी में एक ईंट का पत्थर उस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नहीं लगा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट 5 साल में 0/0 है तो बाकी चीज़ों का प्रदेश के अंदर क्या हाल होगा। विक्रमादित्य जी, आप ये बोल रहे हैं 0/0 है। ये बताइए, कल अमित शाह की रैली थी, कई जगहों में रैली की, उन्होंने बोला जैसे कि माँ बेटी की, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी बोला, माँ बेटी की सरकार बोला, वो आपकी मदर प्रतिभा सिंह और आपको बोल रहे थे, तो उन्होंने हमला किया आपके ऊपर व्यक्तिगत, क्योंकि आप पिताजी नहीं हैं, आपके वीरभद्र जी नहीं हैं। आप बोल रहे हैं कि परिवार तंत्र से निकलती नहीं है बाहर कांग्रेस। अब प्रतिभा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं पॉलिटिक्स में, उस पर आपका क्या कहना है? पहले तो अमित शाह जी को ये जवाब देना चाहिए कि उनका जो बेटा है जय शाह, वो BCCI का सेक्रेटरी बना हुआ है। क्या उसने कभी ज़िंदगी में बल्ला पकड़ा है? क्या उसने ज़िंदगी में कभी बॉलिंग करी है? और वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में आज 4 कैंडिडेट्स हैं भाजपा के जो सीधे रूप से परिवारवाद से निकले हैं। उनका केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी धूमल साहब के सुपुत्र हैं। तो वो हमको ज्ञान देने से बेहतर पहले अपने परिवार को समझाएं, अपने परिवार को देखें। और जहाँ तक प्रतिभा सिंह जी की बात है, शी इज़ अ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तीसरी बार मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों ने उनको जिताकर भेजा है। मुख्यमंत्री जी के गढ़ से बाई इलेक्शन में वो जीत कर आई हैं। एंड माई सेल्फ ऑल्सो, आई एम ऑल्सो अ इलेक्टेड MLA ऑफ शिमला रूरल एंड पूर्व में मैं यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश का रहा हूँ। तो हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विश्वास करते हैं और उस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड वी आर नॉट आंसरेबल टू द ऑनरेबल होम मिनिस्टर और टू द भारतीय जनता पार्टी, वी आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड वी आर सीकिंग मैंडेट फ्रॉम द पीपल। जो वो जनता जो निर्णय लेगी वो हमारे लिए सन्माथे है। तो कांग्रेस की खींचतान की बात भी यहाँ पर विक्रमादित्य कर रहे थे। अब हम राजस्थान का रुख करते हैं, जहाँ पर खींचतान जो है वो चल रही है। और कांग्रेस में कहा गया था कि बयानबाजी जो है उससे बाज आना है, वो नहीं करना है। उस नसीहत के बावजूद सचिन पायलट जो है वो मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने राजस्थान के उन विधायकों पर कार्रवाई करने का मुद्दा उठाया जो विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे थे। इशारों में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि कहीं गुलाम नबी की राह उस पर ना वो चल पड़े। याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ की थी, जिस तरह से हाल ही में अशोक गहलोत की तारीफ की है। और इस सब के बाद अशोक गहलोत बोले, ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए था। इस बार सचिन पायलट ने अपने तेवर तीखे कर लिए हैं, याद दिलाते हुए कि विधायक दल की बैठक में जिन लोगों ने अनुशासनहीनता दिखाई उन पर कार्रवाई का वादा था। जहां तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक CLP की मीटिंग कॉल की गई थी। वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से भी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे, माखन जी और खड़गे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया और उस सब का संज्ञान लेने के बाद AICC ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं। तो जो इनडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। निर्णय लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ।
लगता है अब सब्र टूट चुका है, लेकिन अशोक गहलोत फिलहाल विशेष टिप्पणी करने से बच रहे हैं। बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो है अभी वेणुगोपाल हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भाई कि आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे, तो हम तो डिसिप्लिन के बाद चाहते हैं कि सब लोग करें। मगर सचिन यही नहीं रुके, उन्होंने गहलोत की नीयत पर भी सवाल उठा दिया, गुलाम नबी आजाद की याद दिलाते हुए। जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी, और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में कांग्रेस के कुछ नेता शगुफा छोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। हम तुरंत डिसीजन करते हैं दिल्ली के अंदर सीएलपी की मीटिंग बुला के, अब तो वहां हमें फायदा होगा इसका, और इसमें जो ये स्थिति बनी हुई है, जो लोग दुविधा में लोग बैठे हैं, ये स्थिति राजस्थान की जनता के हित में नहीं है। और सीएलपी होनी चाहिए, ये पुरानी चीजें हैं तो सब होना ही चाहिए था, जल्दी होना चाहिए था, लेकिन कितनी जल्दी होता है इसको देखते हैं। अच्छा होना चाहिए, इस तरह देख रहे हो कि राजस्थान की जनता क्या चाहती है, जो चाहती है वो होना चाहिए। आला कमान ने फिलहाल सबको मौन रहने की हिदायत दी है। कोई कुछ भी बयान दे रहा है, उसको एआईसीसी ने, जो केसी वेणुगोपाल जी हैं, उन्होंने एडवाइजरी जारी कर रखी है, हर चीज उनके संज्ञान में रहती है। तो मैं समझता हूं कि सभी लोगों को मर्यादा में रह करके सभी लोगों को वही काम करना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और उसके संस्कार रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में खींचतान जारी है, और ऐसे समय में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ 1 महीने में राजस्थान में प्रवेश करने वाली है, और दूसरी ओर चुनाव अब सिर्फ 13 महीने दूर है, ऐसे में राजस्थान की सुलगती हुई राजनीति का हल निकालना शायद जरूरी पड़ गया है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक की बात करते हैं। लिंगायत मठाधीश महंत बसवलिंगा स्वामी की आत्महत्या की वजह सत्ता और साजिश को माना जा रहा है। साजिश एक दूसरे महंत ने रची ताकि बेंगलुरु शहर के नजदीक तकरीबन 80 एकड़ पर बने मठ पर कब्जा किया जा सके। हनी ट्रैप के इस मामले में 21 साल की इंजीनियरिंग की एक छात्रा भी मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार की गई है। हमारे सहयोगी निहाल किदवई की रिपोर्ट। जिस महंत के सामने श्रद्धा से लोग झुकते थे, आज वो नफरत के पात्र बन गए। आरोप मठ हथियाने के लिए जानलेवा साजिश रचने का है। पुलिस के मुताबिक महंत मृत्युंजय स्वामी के कहने पर ही 21 साल की इंजीनियरिंग की छात्रा नीलांबिके ने महंत बसवलिंगा स्वामी के मोबाइल फोन पर आपत्तिजनक मुद्रा में वीडियो रिकॉर्ड किया, और यहीं से ब्लैकमेलिंग शुरू हुई। इन दोनों के बीच की कड़ी थे पेशे से वकील महादेवैया। छात्रा नीलांबिके और महंत बसवराज एक दूसरे को जानते थे। बदनामी के डर से बसवलिंगा स्वामी ने 24 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह 2 पेज के सुसाइड नोट में लिखी कि कुछ लोग उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। पुलिस ने साफ किया कि ब्लैकमेलिंग कुछ वीडियो क्लिपिंग के जरिए हो रही थी। इन लोगों ने फरवरी के महीने में ये सारी प्लानिंग की थी और अप्रैल में ये वीडियो बनाया था। फिलहाल इस सिलसिले में हमने 21 साल के नीलांबिके, मृत्युंजय स्वामी और महादेवैया को अरेस्ट कर लिया है। पास के एक दूसरे मठ के महंत मृत्युंजय स्वामी की नजर तकरीबन 80 एकड़ में फैले लिंगायत कंचुगल बंडे मठ पर थी। 400 साल पुराने इस मठ में सालाना करोड़ों का चढ़ावा आता है। मृत्युंजय स्वामी और बसवलिंगा स्वामी में हाल में मनमुटाव बढ़ा तो आरोप है कि मृत्युंजय स्वामी ने उन्हें ठिकाने लगाने की ठानी और फिर हनी ट्रैप की साजिश रची गई, जिसमें बसवराज स्वामी फंस गए। इसका जो प्रमुख कारण सामने आ रहा है वो ये है कि वो लोग इस सन से बदला लेना चाहते थे।
दोनों संतों के बीच कुछ बातों को लेकर विवाद था। सारी जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। कहते हैं कि तीनों आरोपियों ने 45 साल के महंत बसवराज से वीडियो लीक करने की धमकी देकर करोड़ों रुपए वसूले। हाल ही में चित्रदुर्गा के मुरुगा मठ के महंत को नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। अब तक उन्हें जमानत नहीं मिली है। इस खबर के सामने आने के बाद कहते हैं कि महंत बसवराज काफी दबाव में थे, क्योंकि उन्हें अपनी बदनामी का डर था और इसी डर की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।